नमस्कार साथियों, आज का सेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक चैप्टर जिसका नाम है एटम यानी परमाणु के बारे में। ये चैप्टर ना मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ना कोई फॉर्मूला समझाऊंगा, ना कोई एक्स्ट्रा कोई लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आज का ये सेशन 5 से 6 मिनट का रहेगा जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और ये जो सीरीज रहेगी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी जो आपके बेनिफिट के लिए एक कदम आगे रहेगी। तो इसके अंदर अपन करने वाले बिल्कुल टॉप टू टॉप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको ध्यान से सुनना है। ईयरबड्स लगाओ, आराम से ईयरफोन लगाओ और ध्यान से सुनो इस सीरीज को, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पूरा सिस्टम क्या हो जाए, यहां से क्लियर हो जाए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं एटम यानी परमाणु वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग, इसमें 2 से 4 साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है, पहला साइंटिस्ट जिनका नाम है अपना जे थॉमसन, उसके बाद है रदरफोर्ड जी, और उनके बाद है नील्स बोर, और उसके बाद आता है डी ब्रोगली। 4 साइंटिस्ट है। अपने को जो अपने सिलेबस में वो है अपना कौन सा, नील बोर यानी बोहर का जो मॉडल है वो। लेकिन नील बोर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, सबसे पहले स्टार्टिंग से, मैं पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको समझाऊंगा और ध्यान से सुनते रहना। पहला बात करते हैं एटम की। एटम क्या होता है, तो सबसे पहले 1878 में जॉन डाल्टन साइंटिस्ट नाम थे। उन्होंने साइंटिस्ट ने बताया कि परमाणु का मैटर का इंडिविजुअल पार्टिकल एटम कहलाता है। कब बताया जॉन डाल्टन ने, 1878 में। ठीक है। फिर जो उन्होंने बताया कि एटम बहुत 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। ठीक है। फिर एटम की डेफिनेशन बताई। एटम की डेफिनेशन इस टाइप से बताई कि मॉलिक्यूल का सबसे छोटा से छोटा 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 छोटे से छोटा भाग जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते उसको अपन बोलते हैं एटम यानी परमाणु। मतलब द्रव्य यानी मैटर का वह सबसे छोटे से छोटा भाग जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसको बोला जाता है परमाणु। ठीक है। उसके बाद अब थ्योरी स्टार्ट होती है एटम के बारे में। पूरा सिस्टम एटम के चारों ओर घूमता रहता है। फिजिक्स का एक चैप्टर पूरा बना है सिर्फ छोटे से पार्टिकल पर, पूरा चैप्टर बना, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है सुनना। पहला जिसका नाम है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल दिया गया 1898 में। जे थॉमसन पूरा इनका साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, वही थॉमसन जी। इन्होंने अपने मॉडल में बताया गया कि कोई भी एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट जो होता है, जो पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट भरा हुआ होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उस पॉजिटिव पार्ट के अंदर सेट हुए रहते हैं। किन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने 1898 में। कि ऐसा तो समझ आया नहीं, तो उन्होंने खुद ने एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल लिया क्या, एक प्लम पुडिंग यानी एक मतीरे की तरह। मतीरा समझते हो, प्लम पुडिंग अलग होता है। मतीरे का एग्जांपल लेते हैं। मतीरा यानी तरबूज यानी वाटरमेलन। मतीरे का जो अंदर का लाल भाग होता है, तो उन्होंने बताया कि ये जो लाल भाग है वो पॉजिटिव है, और जो उसके अंदर बीज फिट रहते हैं वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कि अच्छा, कि हाँ, बट अपने को बताया कि ये तो बहुत सारी कमियां है, ऐसा थोड़ी होता है। उनके तो फिर ड्रॉबैक आ गई, कमी आ गई। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद ये तो फेल हो गए। अपने को भी पता है कि ऐसा एटम ऐसा होता नहीं है। फिर आए कौन, रदरफोर्ड जी। उन्होंने अपना एक अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। स्कैटरिंग पार्टिकल क्या किया, उनके 2 चेले थे, गाइगर और मार्शल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लगभग 1911 ईस्वी में। एक्सपेरिमेंट इस टाइप से किया, देखना उनका एक्सपेरिमेंट किस टाइप से किया। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसका नाम है बिस्मिथ। उसमें से अल्फा पार्टिकल को क्या की, बौछारें की। उनको एक परमाणु भट्टी में रखा और उनसे अल्फा पार्टिकल की बौछारें की। जैसे अल्फा पार्टिकल की बौछारें की और बौछार जो गई थी सीधी पार्टिकल के फॉर्म में, तो एक सोने की पन्नी लगाई, उन पन्नी से अल्फा पार्टिकल गुजरे। उनका ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। और जो सोने की पन्नी थी वो बिल्कुल 10⁻⁷ मीटर मोटाई की थी। 10⁻⁷ मीटर मोटाई की बिल्कुल पतली पन्नी, उसमें से अल्फा पार्टिकल को गुजारा बिस्मिथ से। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि गोल्ड एक्सपेरिमेंट में से कौन सा एटम लिया था, कौन सा लिया था एलिमेंट, बिस्मिथ। जैसे पार्टिकल गुजारा तो इसके कंक्लूजन और रिजल्ट अपन बात करने वाले। कंक्लूजन क्या हुआ, देखना ढंग से। कंक्लूजन इस टाइप से आया कि जो पार्टिकल निकले थे किससे, बिस्मिथ से। बिस्मिथ से ज्यादातर, पहला पॉइंट, ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए। मतलब बाद में बताएंगे। मतलब ज्यादातर पार्टिकल उस अल्फा पार्टिकल जो थे गोल्ड की पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ। और डिफ्लेक्ट होने का मतलब कैसे पता चला कि डिफ्लेक्ट हुआ, उन्होंने सोने की जो पन्नी थी, गोल्ड फॉइल, उसके चारों ओर जिंक सल्फाइड की एक क्या रखी थी,
एक फॉइल बना दी थी, जिंक सल्फाइड का एक पर्दा बना दिया, ताकि जो पार्टिकल उछले तो पता चले कि यहां से उछलेगा तो फ्लैश आएगा। क्लियर? तो दूसरा कंक्लूजन ये हुआ कि 8000 में से एक पार्टिकल 90 गया, ऐसे 90 डिग्री पर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, यानी विक्षेप हो गया। तीसरा जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे था कि 20,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल गया, 180 डिग्री वापस लौट गया, सीधा वापस आ गया। चौंक गए रदरफोर्ड साहब। क्या कि मतलब ये उसी टाइप से है कि मैं अगर एक कागज की एक पन्नी रखूं मेरे सामने और मैं बंदूक से गोली चलाऊं तो गोली आर पार ना होकर उस पन्नी से टकरा कर मेरे पे आ जाए। 20,000 में से एक पार्टिकल। आप खुद सोचो कि एक पर्दा है बिल्कुल एक पेपर की तरफ, उसमें बंदूक से गोली चलाई, टकराया और वापस वो गोली टकरा के आप पे लग गई। कितना आप हैरान होगे, बहुत ज्यादा हैरान हुए। तब पता चला कि अब निष्कर्ष निकालो, रिजल्ट निकालो। रिजल्ट क्या निकाला गया, सुनना। कंक्लूजन तीन कंक्लूजन थे। अब रिजल्ट की बात करते हैं। पहला रिजल्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मतलब एटम का ज्यादा से ज्यादा भाग वो था खाली। क्या था, खाली। ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्या कि 8000 में से जो पार्टिकल थे वो एक डिफ्लेक्ट हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो पूरे एटम का मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी एक छोटी सी जगह पर क्या होता है, सेंट्राइज यानी कंसीडर कर लिया जाता है एक छोटी सी जगह पर, और उस जगह पर उस एटम का टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। उसको नाम दिया किसने, रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस। यहां से न्यूक्लियस चैप्टर आएगा आपका, न्यूक्लियस चैप्टर दे दिया। अब यहां से छोटे वाले भाग को नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है साहब। अब उन्होंने और क्या रिजल्ट निकाला कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस पता चल गया कि एटम का सेंटर वाला भाग जहां पर मतलब बहुत छोटा सा भाग, यहां पर मास भी है और पूरा पॉजिटिव चार्ज भी वही है। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन ये था कि उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का बवंडर है, यानी इलेक्ट्रॉन भंवरे की तरह क्या कर रहे हैं, उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किसने बताया, रदरफोर्ड जी ने। ठीक है, ये निष्कर्ष था। बट अब रदरफोर्ड इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो भी उनके अंदर अब लोगों का काम क्या है पता है, कमियां निकालना। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो लोग कमियां निकालेंगे। आप किसी भी फील्ड में जाकर देख लो, कमियां निकालेंगे। तो कमियां क्या निकालेगी रदरफोर्ड की, तो सुनना। रदरफोर्ड की कमियां निकालेगी कि रदरफोर्ड को पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो क्या हो, तो गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, कि हाँ। तो इससे तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम काम कहीं नहीं हुआ, कि हाँ। तो रदरफोर्ड की एक कमी पहले ये हुई कि वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को समझा नहीं पाया, एटम के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। क्यों, क्योंकि रदरफोर्ड को लगा कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, तो घूमते केंद्र की ओर एक बल लगता है। क्यों, माइनस चार्ज किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, और पॉजिटिव चार्ज किस पर, न्यूक्लियस पर, तो अंदर की तरफ जाएगा। तो घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। रदरफोर्ड को लगा कि हाँ यार ये तो बात सही है। पहली कमी। दूसरी कमी कि कोई भी एटम जो होता है वो स्पेक्ट्रम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अनुसार तो ये सेट हो ही नहीं रहा था। तो दो कमियां दिखी गई, किसकी, रदरफोर्ड की। बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है, अब ये तो पता चल गया कि रदरफोर्ड जी ने तो ये बता दिया। अब लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम लगभग तो सही था ये रदरफोर्ड वाला जो मॉडल था, बट अब स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम है नील्स बोर। नील्स बोर जो आए उन्होंने पहले ही बता दिया, यही अब ये जो बोर्स पोस्टुलेट है यही आपके सिलेबस में। ये समझ में कब आएगा, जब आपने प्रीवियस पढ़ा होगा। इसलिए मैंने ये दो साइंटिस्ट जो थे उनके कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले यहां डाले। अब जो है वो सिलेबस में सबसे ज्यादा काम कर, डायरेक्ट सवाल आता है, सबसे पहले सुनना। बोर्स की पोस्टुलेट है, नील्स बोर आए, उन्होंने बोला कि मैं बता सकता हूं कि कैसे कुछ क्या क्या होता है, कैसे नहीं होता है, मैं बता दूंगा, लेकिन अगर गोचे नहीं करोगे ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं हुआ, कि ठीक है साहब एक्सेप्ट, आप बता दो। तो नील्स बोर ने बोला कि मान लो मैं 3 पोस्टुलेट यानी 3 अवधारणा देता हूं, मान लोगे, कि हाँ मान लूंगा। तो पोस्टुलेट ने पहली अवधारणा दी कि सुनो, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, कि साहब घूमता है, कि घूमेगा तो इस टाइप से घूमेगा कि वो अंदर नहीं गिरेगा। क्या, अच्छा, कि हाँ। तो घूमते सर्कुलर पाथ होगा, अरे होता तो इलेप्टिकल पाथ है, बट उन्होंने बताया कि सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और घूमते सर्कुलर पाथ में बाहर की ओर एक फोर्स लगता है,
जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल यानी अपकेंद्री बल। बाहर की ओर एक बल लगता है और जो बाहर वाला बल लगता है वो अंदर वाले बल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अंदर वाला बल कौन सा, कूलम्बिक फोर्स। मतलब कूलम्बिक फोर्स जो होगा वो बैलेंस करेगा किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को, अपकेंद्री बल को, जिसका सूत्र होता है mv² बटा आर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को mv² बटा आर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 का मान है Ze, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है Ze, और Q2 कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज E। तो बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट की, जिसका नाम है बोहर की द्वितीय अवधारणा। द्वितीय अवधारणा में बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसका कोणीय संवेग जो होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा। मतलब द्वितीय अवधारणा क्या बोलती है, mvr बराबर nh/2π। ये थी आपके कौन से, द्वितीय अवधारणा के। हाँ ठीक है साहब, जनता ने मान भी लिया। तीसरा क्या, अगर तीसरा पोस्टुलेट भी देता हूं, तीसरी अवधारणा भी देता हूं, अगर आप मानो तो कि ठीक है साहब मान लेंगे, जनता तो बोली कि ठीक है मान लेंगे। उन्होंने क्या बोला तीसरी अवधारणा में कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट में घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस नहीं करता है कि अच्छा कि हाँ, एनर्जी सिर्फ ट्रांसमिट करेगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे मतलब अगर ऑर्बिट पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा या इलेक्ट्रॉन कूदा फांदी करेगा अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, तो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। किस फॉर्म में देखना, ठीक है सर। तो बात करता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज। अगर मैं आपको 10वीं मंजिल से फेंक दूं पहले मंजिल तक, तो 10 से 1 तक आते आते आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। दूसरा केस, अगर मैं आपको फर्स्ट मंजिल से 10वीं मंजिल तक बोलूं कि आप जाओ, तो क्या करोगे आप, दौड़ते दौड़ते एनर्जी होगी तब जाओगे ना, मतलब एनर्जी रिलीज, मतलब एब्जॉर्ब करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। तो मतलब एच न्यू जो होगा वो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, जो कि सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट, जिसका नाम है आर एन, वी एन और ई एन। nth ऑर्बिट की रेडियस, nth ऑर्बिटल की वेलोसिटी, nth ऑर्बिटल की क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी। ठीक है, nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, सुनना। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट को इक्वेट करके फाइनल फॉर्मूला आता है, जिसका नाम है 0.529 n स्क्वायर बटा जेड। डायरेक्ट लैब असिस्टेंट 2022 में डायरेक्ट सवाल आया था, जाके चेक करना। ठीक है, एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 0.529 n स्क्वायर बटा जेड। याद हो गया, ठीक है साहब। वी एन, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी होगी बॉस, कितनी होगी देखना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इक्वेट करने के बाद आया 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड जेड अपॉन एन। 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन। ठीक है सर, ठीक है। अब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी भी पूछा जाता है, जिसका सूत्र होता है -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। इस टर्म को याद रखना है, जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में होता है। तीनों हो गए, आर, वी और ई। आर का सूत्र होता है 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड, वी का सूत्र होता है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन, और ए का सूत्र होता है वो होता है आपका -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर, ये थे आपके कौन से, ये 3 टर्म। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये पूरा पॉडकास्ट जो अपन ने ये नई शुरुआत जो की है वो कैसी लगी, ताकि मैं आपको ये जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियर वाला वो जल्दी से जल्दी आपके लिए ऐसी फॉर्म में लेके आता हूं, ताकि आप सुन के आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो मेरे को जरूर जरूर बताना वीडियो कैसा लगा हो, लाइक जरूर करना। मिलते किसी नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में, जब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।